ओके गाइस, चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपके नॉर्थ सेट मेंस की तैयारी और अच्छे से हो जाए। सो दिस विल बी लाइक टॉपिक बेस्ड ऑन लैबोरेटरी रेफरेंस वैल्यूज। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ क्लाइंट विथ एयरटेल फिब्रिलेशन। सो पहली हिंट क्या दी हुई है, पेशेंट को एयरटेल फिब्रिलेशन। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब किसी भी पेशेंट को एयरटेल फिब्रिलेशन होगा तो ऐसे पेशेंट को हम एंटी एथमिक ड्रग्स तो चलाते हैं, उसके साथ साथ व्हाट एल्स अंडरस्टैंड, वी कैलकुलेट अ स्कोर। उस स्कोर का नाम होता है चैट्स वैस्क स्कोर। चैट्स वैस्क स्कोर मीन्स इसके ए के नीचे आपको टू लगाना है, एस के नीचे टू लगाना है। सो उसको आप पूरा ऐसे पढ़ते हैं, CHA2DS2 वैस्क स्कोर। तो अगेन डिटेल्स इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए ये स्कोर हम कैलकुलेट करते हैं। अगर स्कोर की वैल्यू बढ़ी हुई आ रही है तो पेशेंट को एंटी कोगुलेंट देते हैं, बिकॉज इन एट्रियल फिब्रिलेशन देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ एम्बोलाई फॉर्मेशन। तो पेशेंट को एम्बोलस की वजह से पाल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, देयर कैन बी चांस ऑफ स्ट्रोक इन पेशेंट। सो आगे वही दिया हुआ है, हु इज रिसीविंग मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ वारफरिन। सो एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट है, वारफरिन ले रहा है। एंड वारफरिन, रिमेंबर वारफरिन टॉक्सिटी इज मॉनिटर्ड बाय प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सो पीटी दिया हुआ है 35 सेकेंड्स। ऑन द बेस ऑफ दीज लैब वैल्यूज नर्स एंटिसिपेट विच प्रिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले तो आपको नॉर्मल पीटी की वैल्यू समझनी है। सो वारफरिन अगर हम देंगे तो पीटी मेजर करते हैं, हिपैरिन हम देते हैं तो एपीटीटी मेजर करते हैं। पीटी की जगह कई बार हम आईएनआर मेजर करते हैं। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पीटी की जो वैल्यू होती है दैट इज इन द रेंज ऑफ 11 to 12.5 सेकेंड। 11 to 12.5 सेकेंड। और जब किसी पेशेंट को वेनेवर वी आर स्टार्टिंग अ ड्रग, वेनेवर वी आर स्टार्टिंग वारफरिन टू पेशेंट, तो जस्ट रिमेंबर इन दैट केस वी ट्राई टू मेंटेन द पीटी अप टू 2। मीन्स अगर मैं आपको बोलूं कि इसको हम कितना मेंटेन कर सकते हैं, वी ट्राई टू मेंटेन पीटी अप टू ट्वाइस मैक्सिमम। अगर ट्वाइस से ऊपर गया है तो आपको ड्रग बंद कर देना है। सो अगर मैं बोलूँ 11 को आप डबल कर दो, 11 into 2, सो दिस विल बी 22। और 12.5 को डबल कर दो, दिस विल बी 25। सो अगर पेशेंट की पीटी की वैल्यू 22 से 25 के बीच में आ रही है तो घबराने वाली कोई बात नहीं, तो दैट इज़ नॉट एन इश्यू एट ऑल। बट हियर इट इज़ गिवन 35 सेकेंड। सो नाउ अंडरस्टैंड, नाउ पीटी वैल्यू इज़ वेरी हाई, इट मीन्स बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब आपको इस दवाई को बंद करना है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, इन द सेम क्वेश्चन अगर वैल्यू दी होती लाइक 20, 22, 24, 25, so understand, heparin we will not add, heparin we will add only whenever patient is admitted। और heparin को मॉनिटर करने के लिए APTT करते हैं, PT नहीं। अब इसको देखो, PT इज क्लियरली हाई, 35 से ऊपर है तो ब्लीडिंग के चांस है, इसलिए यहाँ पर उसको बंद कर देना है। इंक्रीज क्यों करोगे, इंक्रीज करके तो और ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाएंगे। सो ऑलरेडी PT इज हायर, सो वी विल नॉट इंक्रीज द डोज। और नेक्स्ट डोज आपको नहीं देना है। नेक्स्ट डोज कब देते, अगर पीटी की वैल्यू इस रेंज में होती। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैक्सिमम पीटी वी कैन यूज इन द रेंज ऑफ ट्वाइस द नॉर्मल। तो आपको नॉर्मल याद रखना है और पेशेंट को डबल तक दे सकते हैं, सिंपल। मूविंग टू नेक्स्ट वन। अ नर्स इज परसेप्टिंग अ न्यू ग्रेजुएट नर्स, a new graduate nurse, and the new graduate is assigned to care for a client with chronic pain। इस क्रोनिक पेन हो रहा है किसी पेशेंट को, और एक नर्स अपनी जूनियर नर्स को कुछ बता रही है। तो विच स्टेटमेंट इफ मेड बाय न्यू ग्रेजुएट नर्स इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग रिगार्डिंग पेन मैनेजमेंट। मीन्स जो जूनियर नर्स है उसने ऐसी क्या गलती करी, उसको और शिक्षा देने की ज़रूरत है। सो यू नीड टू टीच देम, टीच हर मोर। So understand, let's see the option. I will be sure to ask my client what their pain level is on a scale of 0 to 10। तो ये तो अच्छी बात है कि वेन एवर यू आर हैविंग अ पेशेंट विथ पेन, मैंने एक पेन पे यूट्यूब पर वीडियो भी डाला हुआ है, तो वहाँ पर हमने एक स्माइलीज बनाए थे। सो आइदर वी कैन ग्रेड द पेन फ्रॉम 0 to 10। आप पेशेंट से पूछोगे कि आप 0 में से 10 में से आपको पेन को अपने ग्रेड करना है, तो 10 विल बी हायर। और या फिर स्माइली से लाइक फेशियल एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हो पेन। एक वॉन्ग बैकर स्केल बताई थी मैंने, तो दिस इज़ द गुड थिंग। सो इसमें तो मतलब जूनियर नर्स समझ चुकी है, तो इसको आगे टीच करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो दैट आई शुड फॉलो अप आफ्टर गिविंग मेडिकेशन टू मेक श्योर इट इज़ इफेक्टिव, दैट इज़ ऑल्सो गुड। अगर जूनियर नर्स बोल रही है कि मुझे पेशेंट की जो दवाई चल रही है वो काम नहीं कर रही है, उसको फॉलो अप करना है, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी।
I will be sure to cue into any indicators that the client may be exaggerating pain. अब इसको देखो कि मरीज अपना दर्द बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, ऐसे इंडिकेटर्स पे ध्यान। तो अंडरस्टैंड वेन एवर अ पर्सन हु इज इन क्रोनिक पेन, सो जनरली दिस पर्सन विल नॉट एग्जैजरेट, एंड योर फोकस, आपका फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि वो अपने पेन को एग्जैजरेट करके बता रहा है कि नहीं बता रहा है। सो दिस इज आई थिंक ऐसे में आपको इस नर्स को टीच करने की ज़रूरत है। तो दिस कुड बी द राइट आंसर। आगे आगे ऑप्शन देखते हैं। आई नो दैट पेन इन ओल्डर क्लाइंट में मैनिफेस्ट अ स्लीप डिस्टर्बेंस और डिप्रेशन। Sometime like some old people, they have I can say मास्किंग ऑफ पेन। सो कई बार पेन सीधे तरीके से नहीं दिखता, उनको इतनी ज़्यादा पेन होती है कि नींद नहीं आती है, या पेन एटिपिकल लक्षण आते हैं जैसे कि स्लीप डिस्टर्बेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी पोस्ट मेनोपॉजल लेडी को अगर पाइलोनेफ्राइटिस है, तो पाइलोनेफ्राइटिस में जनरली क्या होती है, बर्निंग मिक्चुरेशन होती है, इचिंग होती है जेनिटल्स पे। और पोस्ट मेनोपॉजल लेडी में ऑलरेडी इचिंग होती है बिकॉज द वेजिनल लुब्रिकेशन इज लॉस्ट, तो उसमें भी सिम्टम मास्किंग हो जाती है। ऐसे ही ओल्ड लोगों में कई तरीके के पेन हो रहा है, दांत में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, दिल में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, तो कई बार एक पेन दूसरे पेन को मास्क कर देता है। और कई लोगों को मल्टीपल जगह पेन होते हैं, तो सिम्टम पेन के क्लासिकल नहीं होते। दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। सो यहाँ पर ये नर्स सही बात बोल रही है, तो इसको शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। बूढ़े लोगों में कई बार पेन छुप जाता है, लेकिन याद रखिए अगर वो कह रही है कि मैं ऐसे इंडिकेटर देखूंगी जिस पे पेन अपने पेशेंट अपने पेन को एग्जैजरेट करके बता रहा है, सो दैट इज़ अ नर्स, सो जिसको आपको और शिक्षा देनी है। सो दैट्स द क्वेश्चन। Okay, moving to third one. A client has been admitted to hospital for gastroenteritis and dehydration. So, okay, so just try to understand, patient को gastroenteritis है और dehydration हो रहा है। Nurse determined that client has received adequate volume replacement. अब डिहाइड्रेशन तो आप वॉल्यूम रिप्लेसमेंट दोगे तो आप पेशेंट को फ्लूइड चलाओगे, सो आप पेशेंट को RL, DNS या NS दोगे। इफ़ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल ड्रॉप टू विच वैल्यू, तो आपको ये बताना है कि एडुकेट। तो अब इसको समझिए, इस क्वेश्चन को, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू सी कि अगर BUN नॉर्मल आ गया, इसका मतलब आपने एडुकेट रिप्लेसमेंट कर लिया। तो आपको जो याद रखनी है वैल्यू, दैट इज नॉर्मल ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, दिस इज इन द रेंज ऑफ 10 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर पेशेंट का BUN नॉर्मल आ गया, इसका मतलब उसका रिप्लेसमेंट ठीक से हो गया। सो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर जो नॉर्मल वैल्यू तो सिर्फ एक ही है, सो दैट विल बी द आंसर 15, राइट। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं बोलूँ कि किसी के पेशेंट का कम आ रहा है, मीन्स इट इज़ 3, राइट। तो इसको देखो, इसमें क्या होगा, ऐसा होगा तब जब पेशेंट को वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट है, तब इसकी वैल्यू कम आएगी। सो दिस इज अ साइन ऑफ ओवरलोड। और अगर मैं बोलूँ कि अगर वैल्यू अभी भी बढ़ी हुई आ रही है, इट मीन्स अभी डिहाइड्रेशन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। सो अगेन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आपको पेशेंट को तब तक फ्लूइड देने हैं तब तक वो पूरी तरीके से रिप्लेनिश ना हो जाए। सिंपल। मूविंग टू नेक्स्ट वन। Nurse is explaining the appropriate method for measuring an accurate temperature to an assistive personnel. Which method, if noted by assistive personnel being an appropriate method, indicate the need for further teaching? अब मतलब यहाँ पर भी आपको ये बताना है कि किस मेथड में इस नर्स को आपको समझाना है कि ये तरीका ठीक नहीं है, मीन्स इसको आगे आपको शिक्षा देनी है। यू हैव टू एजुकेट दिस नर्स मोर। सो टेकिंग अ रेक्टल टेम्परेचर फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ अंडरगोन नेजल सर्जरी। अगर किसी की नाक की सर्जरी हुई है तो रेक्टल टेम्परेचर ले सकते हैं, आंसर इज यस, ले सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग, तो ये तो आप कर सकते हो। तो इट इज़ ऐसे में मीन्स नर्स सही बोल रही है। टेकिंग एन ओरल टेम्परेचर फॉर अ क्लाइंट विथ कफ एंड नेजल कंजेशन। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। अब देखो, अगर किसी को नेसल कंजेशन है या राइनोरिया है या राइनाइटिस साइनोसाइटिस है, तब कई बार आप देखोगे ओरल टेम्परेचर उसका फॉल्सली एलिवेट होकर आता है। सो दैट इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो नेसल कंजेशन में आपको टेम्परेचर जनरली हम एक्जिला में लेते हैं। टेकिंग एन एक्सलेट टेम्परेचर फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ जस्ट कंज्यूम्ड हॉट कॉफ़ी। हॉट कॉफ़ी के बाद अगर आप एक्सलेट टेम्परेचर ले रहे हो, दैट इज़ अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। हॉट कॉफ़ी लेने के बाद भी अगर आप ओरल टेम्परेचर लोगे तो वो गलत होगा, लेकिन एक्जिला में तो इट विल बी करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपसे पूछ क्या रहा है, किस में आपको नर्स को एसेस करना है, लाइक
फर्दर टीचिंग, इसको आपको और आगे शिक्षा देनी है। टेकिंग अ टेम्परेचर ऑन द नेक बिहाइंड द ईयर यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर अ क्लाइंट हु इज डायफोरेटिक। अगर किसी को ज़्यादा पसीना आ रहा है तो हम बिहाइंड द ईयर टेम्परेचर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो आपको नर्सिंग किस नर्स को एजुकेट करना है कि अगर किसी को सर्दी खांसी हो रखी है तो ओरल कैविटी में आप टेम्परेचर चेक नहीं करोगे। सिंपल। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन। A client is receiving a continuous intravenous infusion of heparin sodium to treat DVT। अब पेशेंट को हेपारिन चल रहा है। अब याद रखो हेपारिन की टॉक्सिसिटी कैसे मेजर करते हैं? एपीटीटी से। सो इसको मैं याद करने का यहाँ पर आपको तरीका बता रहा हूँ, तो याद रखो वेप्ट। वेप्ट मीन्स वारफरिन विलैक्टोन एक्सट्रिंसिक पाथवे, एंड वारफरिन की टॉक्सिसिटी इज मॉनिटर्ड बाय प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सो जस्ट रिमेंबर वारफरिन विलैक्टोन एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे पे काम करता है और इसकी टॉक्सिसिटी मेजर कैसे करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन टाइम से। और अगर मैं बात करूं हेपारिन की, तो आपको एक हिंट याद रखनी है। हेपारिन टॉक्सिसिटी, हेपारिन will act on your intrinsic pathway. So heparin will act on intrinsic pathway. तो दो पाथवे होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। एंड हेपारिन टॉक्सिसिटी कैसे आप मेजर करोगे? एपीटीटी। अब कई बार ऑप्शन में पीटी नहीं दिया होता, तो याद रखिए पीटी की जगह हम आईएनआर यूज़ करते हैं। आईएनआर इज इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो फॉर वारफरिन। फिर एक सवाल आता है कि इनका क्या एंटीडोट होगा? सो रिमेंबर वारफरिन की टॉक्सिसिटी में हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। अगर पेशेंट को माइल्ड ब्लीडिंग है, या अगर मैं बोलूँ सिर्फ टॉक्सिसिटी है, ब्लीडिंग नहीं है, तो इसको हम विटामिन के देंगे। और अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो हम प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट पीसीसी देते हैं। ये अभी ऑप्शंस में नहीं आता है, तो इसकी जगह जो एग्ज़ाम में ऑप्शन आपको मिलेगा दैट इज़ एफएफपी। बट अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ है इट मीन्स एग्जामिनर इज़ अपडेटेड। सो याद रखो विटामिन के कब देना है? जब पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं हो रही हो या बहुत हल्की फुल्की ब्लीडिंग है। और एफएफपी कब देना है? जब पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग है। और एफएफपी से बेहतर ऑप्शन क्या होगा? पीसीसी, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट। अगर पेशेंट को हेपारिन की टॉक्सिसिटी है तो हम क्या देंगे? हेपारिन की टॉक्सिसिटी में एंटीडोट क्या होता है? प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट। तो दीज आर टू फार्माकोलॉजी क्वेश्चन विच दे आस्क इन एग्जाम। अब इसको देखो, लेट मी से दिस। एपीटी दिया हुआ है 65 सेकेंड। अब इसको देखो, यहाँ पर भी आपको वही रूल याद रखना है कि जैसे मैंने आपको वारफेन में बताया था कि हम अप टू 2 इज कंसिडर्ड इन अ थेराप्यूटिक रेंज। अब यहाँ पर देखो, पहले आपको एपीटीटी की नॉर्मल वैल्यू याद रखनी है। तो अगर मैं बोलूँ एपीटीटी की नॉर्मल वैल्यू, तो एपीटीटी की नॉर्मल वैल्यू दिस इज इन द रेंज ऑफ 30 to 40 सेकेंड्स, राइट। अब 30 से 40 सेकेंड। अगर मैं इसको जनरली कुछ बुक्स में ये 2.5 टाइम्स को हम नॉर्मल मांगते हैं। सो अगर मैं बोलूँ कि इसको 2 गुना ही कर लो, तो अगर 30 को डबल करोगे तो 60, और 40 को डबल करोगे तो 80। तो यहाँ पर जो आ रहा है दैट इज़ कमिंग इन अ थेराप्यूटिक रेंज 65। देखो फिर से सेम सेम आपको फॉर्मूला लगाना है अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो पीटी की नॉर्मल वैल्यू, एपीटीटी की नॉर्मल वैल्यू। तो एक बार फिर से देख लो, पीटी की नॉर्मल वैल्यू इस 11 to 12.5 सेकेंड। आप जब कोई पेशेंट को दवाई चला रहे हो तो इसके डबल तक मैं कुछ नहीं करना आपको, राइट। डबल तक कुछ नहीं करना। सेम थिंग यू नीड टू अप्लाई हेयर कि अब आप हेपारिन चला रहे हो तो इसके डबल तक आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर 65 आ रहा है, 65 मीन्स 60 to 80 के बीच में आ रहा है। अब मुझे बताओ कि क्या आंसर होगा? नाउ टेल मी द आंसर। डिसकंटिन्यू करोगे? नहीं, डिसकंटिन्यू क्यों करेंगे? नो, क्योंकि ये थेरापेटिक रेंज में आ रहा है। इंक्रीज भी नहीं करोगे, डिक्रीज भी नहीं करोगे, तो ऐसे ही चलने दोगे इसको। अब आप ऐसे ही चलने दोगे बिकॉज वो टारगेट रेंज में है। अगर सेम क्वेश्चन में एपीटीटी अगर दिया होता 80 या 90, 95, 100, तब आपको उसको स्टॉप कर देना। ओके। और अब देखो, मैंने आपको वारफरिन हेपारिन बताया, तो जस्ट मैं आपको बताऊं, वारफरिन की ओरल टैबलेट आती है और हेपारिन के सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आते हैं। तो आजकल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं वो फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन बन सकता है। नोआक। नोआक का मतलब होता है न्यू ओरल एंटीकोगुलेंट। न्यू ओरल एंटीकोगुलेंट मीन्स इसमें जो हमारी दवाइयाँ आएंगी दैट इज एपिक्साबान, एपिक्साबान, एडोक्साबान,
rivaroxaban and dabigatran. अब देखो इनका जो नाम होता है उनको बोलते हैं न्यू और नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट. ये अब इसका समझो कि ये भी ओरल टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है. तो इनका बेनिफिट क्या है? देयर इज़ नो मॉनिटरिंग नीडेड. जब आप इसको पेशेंट को चलाते हो तो आपको पीटी आईएनआर कराने की ज़रूरत नहीं होती, या एपीटीटी. जैसे हेपारिन के लिए हम एपीटीटी करा रहे थे, वारफरिन के लिए पीटी करा रहे थे. तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं कराना. फार्माकोलॉजी में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं लाइक व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो यहाँ पर देखो 10A दिया हुआ है, जाबान में 10A. सो 10A, सो 10A को ये बैन लगा दे रहे हैं. सो दीज आर बेसिकली 10A इनहिबिटर. डन. ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अ क्लाइंट विथ हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर, अ पेशेंट को हार्ट फेलियर है, इज ड्यू फॉर अ मॉर्निंग डोज ऑफ फ्यूरोसेमाइड. अब हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो उसको पल्मोनरी एडिमा डेवलप होगा, कंजेशन होगा, तो हम डायरेटिक चलाएंगे. सही चल रही है. विच सीरम पोटेशियम लेवल इफ नोटेड इन क्लाइंट्स लेबोरेटरी रिपोर्ट वुड नर्स रिपोर्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग डोज ऑफ फ्यूरोसेमाइड. अब देखो फ्यूरोसेमाइड एक हाई सीलिंग लूप डायरेटिक है. अगर आप पेशेंट को लूप डायरेटिक दोगे तो वो पोटेशियम को निकालेगी. सो पेशेंट विल डेवलप लॉस ऑफ मनी इलेक्ट्रोलाइट्स. तो अब आपको सिंपल क्वेश्चन है कि नॉर्मल रेंज क्या है. सो नॉर्मल रेंज ऑफ पोटेशियम इज 3.5 टू 5.0. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं कि मेरे पास पेशेंट है, अगर उसका पोटेशियम नॉर्मल रेंज में है तो मैं फ्यूरोसेमाइड दूंगा, सिंपल. और नॉर्मल रेंज से कम है तो मैं इसको नहीं दूंगा. लॉजिक इजी क्वेश्चन हो गया ना. सो पोटेशियम जब कम दिया हुआ है तो आप क्या दोगे? ऐसे में फ्यूरोसेमाइड नहीं दोगे. जब पोटेशियम कम है तो ऐसे पेशेंट को आप स्विच करोगे स्पाइनोलैक्टोन देकर या फिर एप्लेरिनोन देकर. सिंपल. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1 और A. मूविंग टू नेक्स्ट वन. Several laboratory tests are prescribed for a client and nurse reviews the result of the test. Which laboratory test will the nurse report? So basically आपको बताना है इसमें से अब नॉर्मल वैल्यू क्या है. तो अगर आपको नॉर्मल वैल्यू पता है तो आपको सारी अब नॉर्मल वैल्यूज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पहले सोचो. मल्टीपल आंसर्स हैं इसके. सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लेटलेट. ये नॉर्मल वैल्यूज़ आपको याद रखनी है. और मैं बोलूँगा इस वीडियो को पॉज करके एक अपने शीट पे नॉर्मल वैल्यू एक बार लिख लो एग्ज़ाम से पहले. नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम, नॉर्मल वैल्यू ऑफ पोटेशियम अभी बताई थी मैंने. देन हाउ मच आर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स. कितने सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं? हाउ मच इज नॉर्मल सीरम क्रेटिनिन. एंड हाउ मच आर नॉर्मल WBC. सो दीज आर नॉर्मल वैल्यूज. तो नॉर्मल वैल्यूज़ को हम पढ़ेंगे. अब मैं बात करूं प्लेटलेट की, तो प्लेटलेट जनरली 1.5 लाख से 4 लाख होता है. सो इट इज़ 1,50,000 to 4,50,000 mm3. पूरी जो इसकी जो वैल्यू होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं mm3. सो दिस इज mm3. अब देखो मेरे पास जो पेशेंट है इसका प्लेटलेट 35,000 है. नॉर्मल कितना होना चाहिए? 1.5 लाख. तो प्लेटलेट काउंट इज रिड्यूस्ड. तो ऐसे में इसको तो आप टेस्ट कराओगे. सबसे पहले इसका डेंगू का टेस्ट कराओगे, NS1 एंटीजन कराओगे. और बाकी अगर NS1 नेगेटिव है तो चिकनगुनिया का टेस्ट कराओ. इट कैन बी ड्यू टू मलेरिया ऑल्सो. फिर हम कुछ प्लेटलेट के डिसऑर्डर होते हैं उसके टेस्ट कराएंगे. नाउ कमिंग टू सोडियम. सोडियम की नॉर्मल वैल्यू ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ. इट इज़ 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में सोडियम 150 दिया हुआ है, इट मीन्स पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया है. तो ये भी नॉर्मल नहीं है, तो इसको भी नर्स को रिपोर्ट करना है. कमिंग टू पोटेशियम. अगर आप देखोगे पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू जो होती है दैट इज़ 3.5 to 5.0. अब यहाँ पर पोटेशियम 5 दिया हुआ है. अब इसको देखो पोटेशियम डॉट बाउंड्री पे दिया हुआ है. तो कई बार कुछ पेशेंट को जैसे हम सैंपल लेते हैं, सपोज मैंने अभी सैंपल ब्लड देने के लिए हाथ ऐसे किया, तो एकदम से क्या होगा, कोई नीडल चुभा रहा है, आई विल क्लेंच माई फिस्ट. सो फिस्ट क्लेंचिंग से कई बार लैबोरेटरी एरर से पेशेंट कैन डेवलप एसिम्प्टोमेटिक हाइपरकैलेमिया. तो कुछ लोगों का पोटेशियम थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है तो उसको हम बोलते हैं सूडो हाइपरकैलेमिया.
तो अगर इसकी वैल्यू 5.2 5.3 भी है तो भी इसको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, इट कैन बी सूडो हाइपरकैलेमिया। तो पोटेशियम को अगर 5 नॉर्मल की रेंज में है तो इसको मैं नहीं कराऊंगा। लेट मी से सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, अब इसको समझो। अब अगर मैं बात करूं न्यूट्रोफिल्स की, तो अगर आप देखोगे न्यूट्रोफिल्स की जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज लाइक 62 से लेके 68% के बीच में होता है। 62 to 68%, दीज आर नॉर्मल परसेंटेज ऑफ सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। और अगर मैं बात करूं क्रेटिनिन की, तो क्रेटिनिन की वैल्यू जो हम पढ़ते हैं 0.5 से लेके इट कुड बी अप टू 1.2। सो फीमेल में 1.1 तक रहती है, मेल में 1.2 तक। तो आप देखोगे 0.5 से 1.2, दिस इज द रेंज ऑफ सीरम क्रेटिनिन। और अगर मैं बात करूं डब्ल्यू बी सीज की, अब मुझे बताओ डब्ल्यू बी सीज की नॉर्मल वैल्यू जनरली आप पढ़ते हो 5000 टू 10,000, राइट। अब यहाँ पर भी क्या यूनिट लगेगी आपकी, mm3। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो न्यूट्रोफिल्स भी इसका कम है, तो पेशेंट को न्यूट्रोपिनिया है। क्रेटिनिन एक नॉर्मल रेंज में आ रहा है, राइट। अगर मैं बोलूँ क्रेटिनिन नॉर्मल रेंज में है तो आपको कुछ नहीं करना है, WBC इसका कम है। तो अगर मैं इस रिपोर्ट के आधार पर आपसे पूछूं व्हाट कुड बी डायग्नोसिस इन दिस केस, तो प्लेटलेट कम है, न्यूट्रोफिल्स कम है, WBC कम है, RBC दिए नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं बाइसाइटोपिनिया, मीन्स 2 सेल कम है। अगर RBC भी दिए होते और वो भी कम होते तो उसको बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। सो बाइसाइटोपिनिया है, और साथ में पेशेंट को क्या है, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया। अब आपको इसको ठीक करना है इस पेशेंट को, तो बाइसाइटोपिनिया मीन्स अब न्यूट्रोफिल्स आपको बढ़ाने हैं। तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ाने के लिए कौन कौन सी दवा आती हैं, तो दे कैन आस्क यू फार्माकोलॉजी ड्रग। सो वी हैव फिलग्रास्टिम, पेगिस्टिम नाम से इंजेक्शन आता है, एंड सारग्रामुस्टिम। तो दीज आर द ड्रग्स विच विल इंक्रीज योर न्यूट्रोफिल्स काउंट। ये न्यूट्रोफिल्स बढ़ाने के लिए दी जाती हैं। प्लेटलेट्स के लिए हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को IV फ्लूइड देंगे, अगर उससे नहीं हुआ देन वी कैन यूज एल्ट्रोम्बोपैग और प्रेलविकिन। दीज आर द ड्रग्स विच आर अवेलेबल टू इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। वो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नॉर्सेट के लिए, तो वो नहीं पूछेंगे। सो दिस इज अबाउट द क्रस ऑफ दिस रिपोर्ट। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। A nurse is assessing a client who take ibuprofen. Ibuprofen जो ब्रूफिन नाम से गोली आती है 200 mg 400 mg की। तो जनरली रिमेंबर ब्रूफिन इज रिकमेंडेड NSAIDs फॉर टूथएक। दांत दर्द की सबसे यूज़ करने वाली गोली होती है ये। Nurse is gathering information on client medication history and determine it is necessary to notify primary health care provider if client is also taking which medication. अब देखो पेशेंट ले रहा है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन मीन्स इट इज NSAIDs, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अगर पेशेंट NSAIDs दे रहा है तो NSAIDs के साथ में अगर पेशेंट एंटीकोगुलेंट ले रहा है, तो ऐसा दिस थिंग जो NSAIDs अगर लोगे तो आप देखोगे दिस विल एम्पलीफाई द इफेक्ट ऑफ एंटीकोगुलेंट। सो वारफरिन अगर पेशेंट ले रहा है साथ में, तो हो सकता है उसको ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाए। तो वारफरिन, यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है नर्स इन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन क्लाइंट मेडिकेशन हिस्ट्री एंड डिटरमाइन इट इज नेसेसरी टू नोटिफाई। किस दवाई को आपको नोटिफाई करना है, तो वारफरिन को नोटिफाई करना है। अब देखो NSAIDs विल ऑल्सो इंटरेक्ट, सो NSAIDs विल इंटरेक्ट विथ योर आई कैन से एंटीकोगुलेंट्स। इट कैन इंटरेक्ट विथ OHAs। तो OHA मीन्स ग्लिमीप्राइड। अगर पेशेंट ग्लिमीप्राइड ले रही है मीन्स सल्फोनिलूरियस या फिर CCBs एम्लोडिपिन, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे पेशेंट को कई बार जो दूसरी दवाई ले रही है उसकी टॉक्सिटी हो सकती है। तो ग्लिमीप्राइड से पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, वारफरिन से ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन जो स्टैटिन्स होती हैं, स्टैटिन्स जनरली दे विल नॉट अफेक्ट, दे विल नॉट इंटरेक्ट विद NSAIDs। तो इसलिए आंसर इसका होगा ABC। तो ये भी बेसिकली फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है। अ क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटस, पेशेंट को शुगर है, HbA1c दिया हुआ है 8%। तो नॉर्मल HbA1c कितना होता है, नॉर्मल HbA1c इट इज लेस देन 5.6। अगर 5.6 से 6.5 के बीच में है, इसको हम बोलते हैं प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। और अगर 6.5 से ज़्यादा है देन वी लेबल दिस एज डायबिटीज। आपको ये भी याद रखना है कि अगर किसी पेशेंट को सपोज शुगर है, उसका HbA1c बढ़ा हुआ है, तो व्हाट इज़ आवर टारगेट।
सो हमारा टारगेट HbA1c कितना होना चाहिए? टारगेट HbA1c मीन्स 7% से कम होना चाहिए, सारी वैल्यू परसेंटेज में। तो अगर किसी का सपोज 8-9 आ रहा है, इसका मतलब उसकी दवाई ठीक नहीं चल रही, वी नीड टू मॉडिफाई द ड्रग। तो यहाँ पर पेशेंट है जिसका HbA1c 8 आ रहा है। नर्स प्लान टू टीच द क्लाइंट अबाउट नीड फॉर विच मेजर अवॉइड इन्फेक्शन। अब देखो 8 में इन्फेक्शन अवॉइडिंग की स्ट्रेटजी हम जनरली तब बताते हैं जब HbA1c काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स 10 के ऊपर है। तो डायबिटीज़ में इन्फेक्शन होते हैं, बट अगेन अभी यहाँ पर वो कंसर्न नहीं है। टेकिंग इन एडिक्वेट फ्लूइड भी हम रेकमेंड करते हैं पेशेंट को, लेकिन यहाँ पर वो उतना कंसर्न नहीं है अभी। वो कंसर्न कब होगा? जब HbA1c 10 से ऊपर जाएगा, पेशेंट को डीके होने के चांस हो जाते हैं। प्रिवेंटिंग एंड रिकग्नाइजिंग हाइपोग्लाइसीमिया, HbA1c उसका बढ़ा हुआ है तो हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है। सो आपको ऐसे पेशेंट को क्या बताना है कि इसको शुगर बढ़ सकती है। सो जनरली एक रफ आइडिया मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी पेशेंट का HbA1c दिया हुआ है, इस HbA1c को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 25 से, सो दैट विल गिव यू एवरेज शुगर। सो अगर यहाँ पर देखो HbA1c 8 दिया है, 8 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 दिया हुआ है तो 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो इफ़ यू सी दिस विल बिकम 200। तो इस पेशेंट का जो एवरेज शुगर चल रहा है रोज का वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। और नॉर्मल ब्लड शुगर फास्टिंग 126 से कम होना चाहिए, पोस्ट प्रांडियल 200 से कम होना चाहिए अगर डायबिटीज़ का डायग्नोस नहीं करना है आपको। तो इसका जो शुगर चल रहा है ऑलमोस्ट इसका मीन हम बताएं तो वो 200 के आसपास चल रहा है। तो दैट मीन्स ये आगे बढ़ भी सकता है, और अगर फास्टिंग 200 जा रहा है इट मीन्स पेशेंट को आगे जाके शुगर उसका और बढ़ेगा। सो दिस इज अबाउट द सिंपल क्वेश्चन। HbA1c 8 दिया हुआ है तो आपको पेशेंट को बताना है कि आपको हाइपरग्लाइसीमिया के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, सिंपल। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है, हु इज इम्यूनोसप्रेस्ड। नर्स वुड इम्प्लीमेंट न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन। अब न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन मीन्स ऐसे पेशेंट को जिसको न्यूट्रोपीनिया है, तो न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन में क्या क्या आएगा इसको देखो कि पेशेंट को कोई और ऐसी दवा ना चले जिससे उसका न्यूट्रोपीनिया बढ़ जाए। तो अगर मैं सिंपल क्वेश्चन आपको बोलूँ कि आपको नॉर्मल वैल्यू पता करनी है, मैंने अभी आपको नॉर्मल WBC बताई थी कितनी है, तो कितनी बताई थी नॉर्मल WBC बताओ, अभी लिखिए ऊपर देखो ध्यान से। 5000 से 10,000, तो 5000 to 10,000। सो देखो बाकी सारे ये दोनों वैल्यू तो नॉर्मल रेंज में। सो 5000 to 10,000 mm3, दिस इज नॉर्मल रेंज ऑफ WBC। सो ये तो न्यूट्रोपेनिया नहीं बोलेंगे। अगर 11,500 है तो इसको न्यूट्रोफिलिया बोलेंगे, मीन्स उसका WBC थोड़ा बड़ा हुआ है, राइट। तो ऐसा कब होता है? जब पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो। सो ये तो न्यूट्रोपेनिया नहीं है। सो न्यूट्रोपेनिया कब बोलेंगे? जब कम वैल्यू आएगी, सिंपल, दैट इज 2000। तो आंसर विल बी ए। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन। A client with history of atrial fibrillation brought to emergency department who has accidentally been taking 2 times the prescribed dose of warfarin for the past week। अब इसको ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। पेशेंट पिछले एक हफ्ते से वारफरिन का डबल डोज ले रहा है, राइट। आफ्टर नोटिंग दैट क्लाइंट हैज़ नो एविडेंस ऑफ ऑब्वियस ब्लीडिंग, नर्स प्लान टू टेक विच एक्शन। अब इसको समझो। पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन था और पेशेंट को वारफरिन शायद आपने OD लिखी थी लेकिन अब वो BD ले रहा है, राइट। सो इंस्टेड ऑफ OD ही इज टेकिंग दिस टू BD। अब पेशेंट OD की जगह BD ले रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? नर्सिंग एक्शन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब इसको देखो कि प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर द एंटीडोट। कोई ब्लीडिंग नहीं है तो आपको एंटीडोट अभी नहीं देना है, राइट। ड्रॉ अ सैंपल फॉर टाइप एंड क्रॉस मैच एंड ट्रांसफ्यूज द क्लाइंट। अगेन देखो, ब्लीडिंग जब नहीं है, जब पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो ऐसे में आप क्या करोगे? जब ब्लीडिंग नहीं हो रही तो पेशेंट को जब अननेसेसरी क्रॉस मैच करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉ अ सैंपल फॉर एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अब मुझे बताओ कि अगर आपके पास पेशेंट है जिसका वारफरिन चल रहा है, तो वारफरिन टॉक्सिसिटी आप कैसे मेजर करोगे? PT से या INR से या APTT से? तो APTT लेवल्स हम किसके लिए करते हैं? हेपारिन के लिए। सो इट इज़ नॉट द आंसर। तो क्या आंसर होना चाहिए इसमें पेशेंट का? तो
इसको देखो कि ऐसे में पेशेंट को आपको क्या चेक करना है, उसका पीटी या आईएनआर। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? अगर पेशेंट ने गलती से हेपारिन ले लिया है तो क्या क्या चेक करोगे आप? एबीटीटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में वारफारिन लिया हुआ है तो आप क्या चेक करोगे? पीटी और आईएनआर। सिंपल। तो आंसर विल बी डी। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन. A nurse is caring for a post-operative client who is receiving demand dose hydromorphone. Hydromorphone means it seems to be an opioid. तो ये क्या है? बेसिकली पेशेंट ओपॉइड ले रहा है वाया अ पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेशिया पंप फॉर पेन कंट्रोल. तो दर्द के लिए ओपॉइड ले रहा है. द नर्स एंटर द क्लाइंट रूम एंड फाइंड दैट क्लाइंट ड्राउजी एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग वाइटल साइन. अब पेशेंट को देखा तो पेशेंट ड्राउजी हो गया. ओपॉइड की ओवरडोज से कई बार ड्राउजीनेस आती है. टेम्परेचर 97, पल्स 52, ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है पेशेंट. ब्लड प्रेशर 101/58. सो सिस्टोलिक तो ठीक है, डायस्टोलिक थोड़ा कम है. रेस्पिरेटरी 11 ब्रीथ्स पर मिनट कम हो गई. SpO2 ठीक है 93, लेकिन 3 लीटर ऑक्सीजन पे. विच एक्शन वुड नर्स टेक फर्स्ट? ना अंडरस्टैंड. इस फाइंडिंग को डॉक्यूमेंट करने से पहले व्हाट इज प्रायोरिटी ऑफ अ नर्सिंग ऑफिसर कि आपको अपने पेशेंट को स्टेबल करना है, राइट? अपने पेशेंट को स्टेबल करना है तो डॉक्यूमेंट करने की जगह पहले पेशेंट को कोशिश करो कि उसको उठाओ, बिकॉज ओपॉइड की हो सकता है उसको ओवरडोज हो गया है. तो अटेम्प्ट टू अराउज द क्लाइंट, दिस विल बी करेक्ट आंसर. और आगे ऑप्शन देखते हैं. कॉन्टैक्ट प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर. आपको पहले पेशेंट को क्या करना है, दैट इज द क्वेश्चन, राइट? विच एक्शन वुड नर्स टेक? पहले उसको कोशिश करो उठाने की. अगर नहीं उठता है तो आप ये बाद में करोगे. चेक द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री ऑन PCA पंप. अब यहाँ पर तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि पेशेंट हाइड्रोमॉर्फोन मीन्स ओपॉइड ले रहा है, तो आप दोबारा हिस्ट्री देख के कुछ नहीं करोगे. सो आंसर विल बी ओपॉइड दे आर टेंड टू कॉज ड्राउसीनेस. तो इसलिए आपको पहले क्या करना है, पेशेंट को अराउज करने की कोशिश करनी है. मूविंग टू नेक्स्ट वन. A client has hemoglobin level of 10.8. Hemoglobin 10.8 है, मीन्स पेशेंट को अनीमिया है. नर्स इंटरप्रेटेड दैट रिजल्ट इज मोस्ट लाइकली कॉज बाय विच कंडीशन. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखकर मैं सीधे ऑप्शन देखूं तो मेरा आंसर सीधे बन रहा है लाइक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. सिंपल, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया इन प्रेगनेंसी, तो क्या आंसर होगा? फॉलेट? नो. तो भी आंसर आयरन डेफिशिएंसी होगा. ध्यान रखना, प्रेगनेंसी में भी आयरन डेफिशिएंसी इज मोर कॉमन दैन फॉलेट. नाउ दे आर आस्किंग यू व्हाट इज मोस्ट लाइकली कॉज. तो आंसर है सिंपल. अगर बात करूं मैं डिहाइड्रेशन की या हार्ट फेलियर की, डिहाइड्रेशन की या हार्ट फेलियर की, तो जनरली यहाँ पर क्या होता है, रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया. तो यहाँ पर अनीमिया जनरली नहीं होता. COPD पेशेंट के अंदर अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज बाद में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि मोस्ट लाइकली कॉज. तो मोस्ट लाइकली कॉज मीन्स दैट विल बी COPD वाले के अंदर आप देखोगे कई बार उनका हीमोग्लोबिन, क्रोनिक स्मोकर होता है तो हीमोग्लोबिन उनका थोड़ा बड़ा हुआ आता है, उसको बोलता है रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया. सेम इज विद डिहाइड्रेशन एंड हार्ट फेलियर, यू कैन सी रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया मीन्स हीमोग्लोबिन बड़ा हुआ आएगा. तो आंसर इज सिंपल, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. क्लियर? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन. अ क्लाइंट विथ पेप्टिक अल्सर डिसीज. पेप्टिक अल्सर डिसीज है पेशेंट को एंड अपर GI ब्लीडिंग. पेप्टिक अल्सर डिसीज की वजह से अपर GI ब्लीडिंग हो रही है. याद रखना, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर GI ब्लीडिंग इज पेप्टिक अल्सर. अब प्लेटलेट काउंट इसका, अब मुझे बताओ ये नॉर्मल है कि नहीं है. कितना था नॉर्मल? 1.5 लाख से 4 लाख. तो ये तो नॉर्मल है, राइट? नॉर्मल है तो क्या करोगे? रिपोर्ट एबनॉर्मली लो? नो. रिपोर्ट एबनॉर्मली हाई भी नहीं है. प्लेस द क्लाइंट ऑन ब्लीडिंग प्रिकॉशन. क्यों प्रिकॉशन लेने जब सब कुछ नॉर्मल है? तो ये तो नॉर्मल रिपोर्ट है. आंसर है सिंपल, आंसर विल बी डी. अभी तो पढ़ाए थे सिंपल नॉर्मल वैल्यूज. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन विच यू हैव टू रिमेंबर. तो लेट मी कम टू द कंक्लूजन जो आपको अपने नोट्स में लिखना है इस वीडियो से. दैट इज दिस थिंग बेस्ड ऑन नॉर्मल वैल्यू. सिंपल. इज क्लियर? प्लेटलेट काउंट कुछ बुक्स में 4.5 लाख दिया हुआ, कुछ बुक में 4, तो आप 4.5 याद रखिए. इज क्लियर? सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर. तो ये हमने सारी बातें कर ली अबाउट द
टॉपिक। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ और टॉपिक। डरो मत, नॉर्सेट मेंस हम साथ में निकालेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।